हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका साइकेट्रिक नर्सिंग हाइलाइट्स पे। स्टूडेंट, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के उन एमसीक्यूज की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लगभग हर बार पूछे भी जाते हैं। और अगर हम ये देखेंगे तो इन क्वेश्चंस के आने की जो है वो चांसेस भी है वो ज़्यादा हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। न केवल इनके आंसर्स पता करेंगे बल्कि इन क्वेश्चंस को हम जो है सोल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज लीस्ट लाइकली टू इंक्रीज लिथियम टॉक्सिसिटी। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, कोई से भी सब्जेक्ट की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि पहले क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आया है उसको बड़े ध्यान से और केयरफुली पढ़ा जाए। क्वेश्चन ये जानने की कोशिश की जाए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग लीस्ट लाइकली, मतलब इनमें से कौन सी ड्रग जो है वो सबसे कम जो है ऐसी है कि वो लिथियम टॉक्सिसिटी जो है वो उसको क्या करे, बढ़ाए। इन जो ऑप्शंस में ऐसी कौन सी ड्रग है जो लिथियम टॉक्सिसिटी को सबसे कम जो है वो बढ़ावा देती है। तो जाहिर सी बात है कि हम अगर बात करें किसकी, लिथियम की, कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। लिथियम की बात करें तो लिथियम की एक फॉर्म होती है लिथियम कार्बोनेट। कौन सी, लिथियम कार्बोनेट। ये लिथियम कार्बोनेट मैं आपको किस लिए बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन ये आता है कि लिथियम की कौन सी फॉर्म होती है जिसको सबसे ज्यादा मेनिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो वो कौन सी है, लिथियम कार्बोनेट। की पॉइंट बना के लिख लेंगे। क्लियर। दूसरी बात करें कि लिथियम जो है वो क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। किसके लिए है स्टूडेंट, मेनिया के लिए है। किसके लिए है, मेनिया के लिए। दूसरा की पॉइंट हमारा ये हो गया इंपॉर्टेंट। तीसरी हम बात करें कि लिथियम, और मैंने बताया था लिथियम के साथ में आपको याद रखना है क्या, सोडियम। क्या याद रखना है, सोडियम। क्यों, क्योंकि सोडियम कम होता है तो लिथियम टॉक्सिसिटी क्या होती है, बढ़ती है। लिथियम जो है वो सोडियम के ट्रांसपोर्टेशन को जो क्या कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से हमारे को ये देखना है। इसलिए कहा जाता है कि लिथियम थेरेपी के दौरान जो है सोडियम का लेवल जो है वो मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है, ये हुई हमारी बेसिक बात। अब इसी नॉलेज से हम इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ड्रग जो है वो सबसे कम लिथियम टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। यहां पे हम अगर ध्यान से देखें तो दो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, डाययूरेटिक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, डाययूरेटिक्स। तो स्टूडेंट यहां पे ये ध्यान देंगे कि डाययूरेटिक्स जो होती हैं, डाययूरेटिक्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड जो डाययूरेटिक्स होती हैं वो क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग लिथियम थेरेपी। ड्यूरिंग लिथियम थेरेपी। स्टूडेंट इसको गोल्डन पॉइंट बना के लिख लेंगे, स्टार लगा लेंगे इस पे, कि जो डाययूरेटिक्स होती हैं उनको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किया जाता है लिथियम थेरेपी के दौरान। क्यों, क्योंकि डाययूरेटिक्स अगर हम देंगे तो वो क्या करेगी, बॉडी से फ्लूइड जो है वो ज्यादा मात्रा में बाहर निकलेगा, और बॉडी से फ्लूइड ज्यादा मात्रा में बाहर निकलेगा तो किसका लॉस होगा, सोडियम का। और सोडियम लॉस होता है तो लिथियम टॉक्सिसिटी के चांसेस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसलिए हम जो है डाययूरेटिक्स जो है वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं। क्लियर। तो जाहिर सी बात है दो ऑप्शन में डाययूरेटिक्स हैं तो ये ऑप्शन तो हमारे क्या हो गए, बिल्कुल गलत हो गए। क्लियर। बचे क्या हमारे पास में, सोडियम वेलपोरेट और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब नेसिड्स। स्टूडेंट ये आपको ध्यान देने की बात है, ये है कि यहाँ पे हमने लिखा कि डाययूरेटिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट बना के ये लिखेंगे कि जो नेसिड्स होते हैं वो अगर हम लिथियम थेरेपी के दौरान यूज करते हैं तो ये लिथियम थेरेपी जो लिथियम टॉक्सिसिटी होती है उसको क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इसलिए नेसिड्स जो है वो भी हम क्या करते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं। कब, लिथियम थेरेपी के दौरान। तो हमारे इसमें आंसर क्या बचा, सही आंसर क्या है हमारा, सोडियम वेलपोरेट। सोडियम वेलपोरेट क्यों, देखिए समझते हैं। हमने देखा था कि मेनिया कंडीशन में सोडियम वेलपोरेट जो होता है वो किस लिए, एज ए मूड स्टेबलाइजर, एज ए मूड स्टेबलाइजर जो हम क्या करते हैं, यूज कर रहे थे। ठीक है, बहुत ही कन्वल्सेंट ड्रग है पर एज ए मूड स्टेबलाइजर ड्रग हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। और इसको किसके साथ में, लिथियम के साथ में दिया जाता था। लिथियम और सोडियम जो वेलपोरेट है उनका हम क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। तो उससे जो इंडिविजुअल का एलिवेटेड मूड था वो क्या हो रहा था, एक तरह से क्या हो रहा था, स्टेबलाइज हो रहा था। तो हम ये देखते हैं कि लिथियम के साथ में अगर हम सोडियम वेलपोरेट यूज करते हैं उसका लिथियम टॉक्सिसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि लिथियम के साथ में ये ड्रग जो है वो क्या है, सेफ है।
अगर हमने ये जो बाकी की ड्रग जैसे नेसिड्स हुए या डायरेटिक्स हुए किसी भी प्रकार के, अगर ये यूज करते हैं तो लिथियम टॉक्सिसिटी के चांसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर? इसलिए जो है हम क्या लीस्ट जो रिलेटेड होगी वो कौन सी ड्रग होगी, सोडियम वैलपोरेट। क्लियर? इसके साथ में जैसा अभी बात की चली है तो हम बात कर लेंगे कि लिथियम टॉक्सिसिटी, किसकी बात कर रहे हैं, लिथियम टॉक्सिसिटी। तो ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात करें लिथियम टॉक्सिसिटी में जनरली जो लेवल पूछा जाता है वो क्या होता है, 0 थेराप्यूटिक की बात करें 0.8 to 1.2 मिली इक्विलिएंट पर लीटर। ठीक है, जनरली ये बात की जाए अगर 1.2 से ज्यादा लेवल होता है तो वो किस में आ जाता है, टॉक्सिक लेवल में आ जाता है, किसके, लिथियम के। तो ये चीज आपको एक बेसिक नॉलेज जो है वो ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से स्टूडेंट हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हुए चलेंगे ताकि जो है हमारे बेसिक कंसेप्ट भी जो है वो क्या हो, क्लियर होते रहें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। A 11-year-old boy present with motor and vocal tics। मैंने जैसे कहा कि क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे। 11 साल जो है वो लड़का है, 11 साल का लड़का है, वो प्रेजेंट कर रहा है क्या, मोटार एंड वोकल टिक्स। उसमें क्या पाए जा रहे हैं, मोटार और वोकल टिक्स जो है वो पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फॉर 2 years, और ये कब से पाए जा रहे हैं, 2 साल से इसमें पाए जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज द बेस्ट, क्या पूछा जा रहा है हमारे से कि ये इनमें से, ये मोटार और वोकल टिक्स पाए जा रहे हैं तो इनमें से कौन सी मेडिकेशन जो है उसके लिए फर्स्ट लाइन जो होगी ट्रीटमेंट होगा, यानी कि वो हमारे से पूछ रहा है कि इस कंडीशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो क्या होगी। सीधा सा क्वेश्चन ये है। तो हम देखते हैं फ्लक्सेटाइन है, कोलेजापाम है, या मेथाइलफेनिडेट है, या हेलोपेरिडोल है। तो स्टूडेंट देखो हम यहाँ पे ये समझते हैं कि कंडीशन ये होती है जिसमें मोटार, मल्टीपल मोटार टिक्स प्लस क्या पाए जाते हैं, एटलीस्ट 1 वोकल टिक पाया जाता है। समझिएगा, मोटार टिक्स के साथ में अगर एक वोकल टिक पाया जाता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, वो कंडीशन कहलाती है टोरेट सिंड्रोम। क्या कहलाती है, टोरेट सिंड्रोम। क्या कहलाती है वो, टोरेट सिंड्रोम। नोट कर लेंगे। और उस टोरेट सिंड्रोम की ड्रग ऑफ चॉइस हमारे को अच्छी तरह पता है, हमने पढ़ा हुआ है, वो कौन सी होती है, हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टोरेट सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, मोटार टिक्स के साथ में, मतलब मल्टीपल मोटार टिक्स के साथ में एटलीस्ट 1 जो है वो क्या पाया जाता है, वोकल टिक पाया जाता है। टिक्स क्या होते हैं, टिक्स की हम बात करते हैं तो क्या होता है कि ऐसे स्मॉल मूवमेंट जो होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं जिनमें स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स जो है उनका यूज किया जाता है। तो मोटार टिक्स के साथ में वोकल टिक, यानी कि जो हम ये कहें कि फोनिक टिक भी जो है पाए जाते हैं। और अगर ऐसी कंडीशन है तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, हेलोपेरिडोल। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ कि हमारे को सीधा सा याद था, हमने इसका आंसर दे दिया। दूसरे तरीके की बात करें तो हम बात करते हैं कि देखिए क्या है, फ्लोक्सेटाइन और क्लोजेपाइन और मेथाइलफेनिडेट, इनकी बात करते हैं। फ्लोक्सेटाइन ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके लिए, ओसीडी के लिए। किसके लिए होती है, ओसीडी के लिए। ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की जो है वो क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। कौन सी कैटेगरी की होती है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ये भी पूछा जाता है तो हम बता देंगे। ठीक है, कोलेंजापाम जो है वो क्या है, एक तरह का क्या है, बेंजोडाइजापिन्स है। क्या है, बेंजोडाइजापिन्स, जो कि यूज होती है किसमें, एंटी एंजाइटी ड्रग्स के रूप में ये यूज होती है। मेथाइलफेनिडेट की बात करें तो मेथाइलफेनिडेट ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसमें, एडीएचडी में। किसमें होती है, एडीएचडी में, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में ड्रग ऑफ चॉइस होती है मेथाइलफेनिडेट। तो हम ये देखेंगे यहाँ पे कि टोरेट सिंड्रोम के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो कौन सी होती है, हेलोपेरिडोल। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हेलोपेरिडोल। साथ ही साथ हमने ये देख लिया जो बाकी अदर ऑप्शंस हैं वो पर्टिकुलर किस कंडीशन के लिए क्या होते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं। आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। क्लियर, चलिए तो हमने ये याद किया इससे कि टोरेट सिंड्रोम की ड्रग ऑफ चॉइस होती है हेलोपेरिडोल। और टोरेट सिंड्रोम क्या होगा, जिसमें मल्टीपल मोटार टिक्स के साथ में वोकल टिक भी जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर इज मोस्ट कॉमन अमंग पेशेंट विद बुलिमिया नर्वोसा। विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब इनमें से जो है बुलिमिया नर्वोसा जो होता है उसके लिए जो है वो, उसके साथ में जो है वो कौन सा डिसऑर्डर जो है वो कॉमनली पाया जाएगा। तो हम ये देखते हैं, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या पैनिक डिसऑर्डर।
तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि बुलिमिया नर्वोसा का मतलब क्या होता है। बुलिमिया नर्वोसा से अगर हम समझे तो हम ये क्या बोलेंगे कि ये क्या है, बिंज ईटिंग। बुलिमिया नर्वोसा का मतलब क्या होता है, बिंज ईटिंग। दो तरह के डिसऑर्डर होते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा की बात करें तो उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल जो होता है जो सफिशिएंट अमाउंट में वो न्यूट्रिशन नहीं लेता और उसको बोलते हैं सेल्फ स्टारवेशन। मतलब जितनी भूख होती है उससे कम जो है वो क्या लेता है, न्यूट्रिशन लेता है, तो उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। जबकि क्या होता है बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है कि एक ही टाइम में इंडिविजुअल जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड का क्या करता है, इनटेक करता है, और देन फिर उसके फियर होता है कि बॉडी वेट कंट्रोल का, तो उसमें क्या पाई जाती है, सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग पाई जाती है। तो हमने कहा कि बुलिमिया नर्वोसा का मतलब क्या होगा कि इंडिविजुअल जो है वो क्या करेगा, एक ही समय में लार्ज अमाउंट ऑफ फूड जो है उसका क्या करेगा, इनटेक करेगा, यानी कि क्या करेगा, वो बिंज ईटिंग करेगा। अब ये कंडीशन है, तो इसके साथ में कौन सी कंडीशन कॉमन होगी वो देखते हैं। एल्कोहल यूज डिसऑर्डर या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या पैनिक डिसऑर्डर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम ये ध्यान देंगे कि बुलिमिया नर्वोसा के साथ में जो है वो सबसे कॉमन या कोमोर्बिडिटी जिसको हम बोले हैं, साथ में जो डिसऑर्डर पाया जाएगा वो कौन सा पाया जाएगा, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इंडिविजुअल क्या होता है इसमें अपनी फिजिक्स को लेके ज्यादा क्या होता है, ज्यादा क्या होता है, कंसंट्रेट होता है, और वो उसमें मेनली जो सिम्टम पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, स्ट्रेस पाया जाता है। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, चाहे वो एनोरेक्सिया नर्वोसा हो चाहे बुलिमिया नर्वोसा हो, उस कंडीशन के साथ में कौन सा डिसऑर्डर कॉमन होगा, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अदर जो है वो इन कंडीशन के साथ में, ईटिंग डिसऑर्डर के साथ में कॉमनली नहीं पाए जाते। तो हम ये याद रखेंगे कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो ईटिंग डिसऑर्डर के साथ में कॉमनली पाए जाते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, at 25 year old male got an offer to work in shoe shop। ठीक है, एक 25 ईयर जो ओल्ड मेल है उसको ऑफर हुआ है कि वो एक शू शॉप में काम करे। he realized that he feels sexually aroused। देखिए हम जो कीवर्ड्स है उनको नोट कर लेंगे। sexually aroused by female shoes। फीमेल शूज यानी कि इंडिविजुअल जो है वो सेक्सुअली अराउज्ड हो रहा है किससे, फीमेल शूज से। तो हम ये देखते हैं आगे, ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम फैंटेसाइजिंग अबाउट फीमेल शूज। वो बहुत टाइम जो है वो यूज करता है कि वो जो फीमेल शूज होते हैं उनके बारे में क्या करता है, फैंटेसाइज करता है, डे ड्रीमिंग करता है, इमेजिनेशन करता है। ही स्टोल, यहां पे भी ध्यान देंगे, ये कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है। ही स्टोल मल्टीपल पेयर्स ऑफ शूज। तो वो क्या करता है कि उस शॉप से बहुत सारे जूतों के जोड़े जो होते हैं तो वो क्या कर लेता है, स्टॉल कर लेता है, मतलब चोरी कर लेता है फ्रॉम द शॉप एंड यूज देम फॉर मास्टरबेशन। मास्टरबेशन, और किसके लिए यूज करता है, मास्टरबेशन के लिए वो उसको यूज कर रहा है। किनको, फीमेल शूज को। तो आपको बताना है कि इसमें से जो है उनका डायग्नोसिस कौन सा होगा। अब यहां पे हम ये देखेंगे इस क्वेश्चन में जो हमारे को ऑप्शन कंफ्यूज कर सकता है वो क्या है, क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया का मतलब क्या होता है, क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन टू स्टील थिंग्स। क्या मतलब होता है इसका, ऑब्सेशन फॉर स्टील थिंग्स। इंडिविजुअल ये कह सकते हैं कि चोरी करने की लत। इंडिविजुअल को बार बार ये विचार आते हैं कि वो किसी चीज को क्या कर ले, चोरी कर ले, जबकि उसको उस चीज की कोई जरूरत भी ना हो, फिर भी वो कहलाता है क्लेप्टोमेनिया। बाकी हम बात करें सैडिज्म क्या होता है, सैडिज्म को हम इस तरह से याद रखेंगे, सैडिज्म को बोलते हैं अदर सफरिंग। अदर सफरिंग समझिएगा इसको क्या होता है कि सैडिज्म जो होता है ये दो कंडीशन होती है, सैडिज्म और मैसोचिज्म। इनमें क्या, सैडिज्म में क्या होता है, सैडिज्म में एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल अपने सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए अपने सेक्सुअल पार्टनर को फिजिकली हार्म करता है, ह्यूमिलेट करता है, बाइट करता है, बीट करता है, तो वो चीज क्या कहलाती है, सैडिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है, सैडिज्म। मतलब सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए सेक्सुअल पार्टनर को मारना, पीटना, काटना, ये सब क्या कहलाता है, सैडिज्म कहलाता है। ठीक है, एक तरह से वो उनको क्या करता है, फिजिकली ह्यूमिलेट करता है। और इसी की रिलेटेड एक कंडीशन होती है मैसोचिज्म। उसमें क्या होता है कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए इंडिविजुअल सेक्सुअल पार्टनर को जो है ह्यूमिलेट नहीं करके किसको करता है, अपने आप को करता है, मतलब खुद ही को मारेगा, खुद ही को फिजिकली हार्म करेगा। वो कंडीशन क्या कहलाती है, मैसोचिज्म, इसलिए उसको बोलते हैं ऑन सफरिंग। ठीक है, दोनों कंडीशन जो है हम आराम से याद कर सकते हैं। सैडिज्म क्या हुआ कि जिसमें क्या हो पाई जाएगी, अदर सफरिंग फॉर सेक्सुअल एक्साइटमेंट। क्लियर। वॉयरिज्म, वॉयरिज्म देखो ये बना है किससे, सब वर्ड से, वॉयर वर्ड से। ठीक है, और वॉयर का मतलब क्या होता है, वॉचर।
वॉयर का मतलब क्या होता है? वाचर, यानी कि देखने वाला। इसमें इस कंडीशन में इंडिविजुअल को क्या होता है? सेक्सुअल एक्साइटमेंट या सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन या सेटिस्फेक्शन जो फील होता है। कैसे? दूसरे लोगों को नेक्ड और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स देखकर, यानी कि दूसरे लोगों को वो विदाउट क्लोथ या ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो देखता है, उससे उसको सेक्सुअल एक्साइटमेंट या सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो चीज क्या कहलाती है? वोयरिज्म कहलाती है। क्लियर? बचा क्या? फेटिज्म। फेटिज्म, फेटिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल सेक्सुअल अराउजल के लिए, किसके लिए? सेक्सुअल अराउजल के लिए क्या करता है? नॉन लिविंग थिंग्स, नोट करिएगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स का क्या करता है? यूज करता है। यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूं अननेचुरल। नेचुरल क्या होगा? मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल। बट ये क्या करता है इस कंडीशन में कि इंडिविजुअल जो है वो सेक्सुअल अराउजल बोले या सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करता है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या अननेचुरल ऑब्जेक्ट का क्या करता है? यूज करता है। अब इस कंडीशन में देखें कि यहां इंडिविजुअल सेक्सुअल अराउज हो रहा है किसके द्वारा? फीमेल शूज के द्वारा, जो क्या है? एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, और उन्हीं से वो क्या कर रहा है? सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मतलब सेक्सुअल अराउजल हो रहा है, और वो क्या कर रहा है? मास्टरबेशन कर रहा है। तो वो चीज क्या कहलाएगी? वो चीज कहलाएगी फेटिज्म। क्या कहलाएगी स्टूडेंट? फेटिज्म। दोस्तों यहां पे ये ध्यान देना है कि यहां पे ये लिखा हुआ है कि ही स्टोल मल्टीपल पेयर्स ऑफ शूज, तो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो हम बहुत से क्या कर देंगे इसमें कि क्लेप्टोमेनिया चीजें चुरा रहा है। पर ये चीजें चुरा रहा है किसके लिए? क्योंकि वो उस चीज से क्या है? सेक्सुअली अराउज्ड है, और वो क्या है? इसलिए उसको क्या कर रहा है? चीजों को चुरा रहा है। तो वो चीज क्या कहलाएगी? आपकी फेटिज्म। क्लियर? ये साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर में से एक है, जो कि जिसमें इंडिविजुअल जो होता है वो सेक्सुअल अराउजल के लिए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का क्या करता है? यूज करता है या उनको प्रीफर करता है। क्लियर? तो इस तरह से हमने देखा कि ये कंडीशन जो है वो इस तरह से होगी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रैपिड आई मूवमेंट आरईएम स्लीप इज एसोसिएटेड विथ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्वेश्चन किसका है? एक्सेप्ट का। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि रैपिड आई मूवमेंट जो स्लीप होती है उनमें से ये जो है कौन सा ऐसा नहीं होगा जो उससे रिलेटेड नहीं है। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये है कि तीन चीजें तो होगी और एक चीज जो है वो नहीं होती। देखिए, जब भी हम बात करते हैं किसका, बात किसकी की जा रही है? आरईएम स्लीप। तो देखिए ये ध्यान देंगे, आरईएम स्लीप यानी कि ये वर्ड आते हैं आपको, दो चीजें जो क्लिक करनी चाहिए। एक तो क्या? ड्रीम्स। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, स्टार लगा लेंगे, पूछा जाता है कि ड्रीम्स जो है वो कौन सी स्लीप की स्टेज में आते हैं, तो हम कहेंगे कौन सी में आते हैं? आरईएम। किस में आते हैं? आरईएम। ठीक है, दूसरी बात हम ये करते हैं कि इसी स्टेज में जो है वो ब्रेन क्या होता है? मोर एक्टिव हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम ये देख रहे हैं कि ड्रीम्स कौन सी स्टेज में आ रहे हैं? आरईएम स्लीप में। तो उस दौरान हम ये देखते हैं कि ड्रीम्स कब आएंगे? जब आपकी क्या होती है? रिप्रेस जो फीलिंग्स होती है या अनकॉन्शियस माइंड में कुछ बातें पड़ी होती है, वो क्या होती है? वो इमेजिनेशन के रूप में आती है। तो हम ये देखेंगे भाई आरईएम जो स्लीप होती है उसमें ब्रेन तो एक्टिव होता है, और ब्रेन एक्टिव है मतलब ब्रेन काम कर रहा है, और ब्रेन को काम करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि सेरिब्रल ब्लड फ्लो जो होता है आरईएम स्लीप में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो एक चीज तो ये सही हो गई हमारी। दूसरी हम बात करें कि इस स्टेज में ड्रीम्स आते हैं तो क्या होता है? इंक्रीज कॉम्प्लिसिटी ऑफ ड्रीम्स। ड्रीम्स की कॉम्प्लिसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इस समय क्या होता है? इसी स्लीप में क्या होते हैं? सपने आते हैं। दूसरी बात करें कि यहाँ पे बॉडी जो है वो क्या हो जाती है? रिलैक्स हो जाती है। जितनी भी मसल्स हैं वो क्या हो जाती है? रिलैक्स हो जाती है। तो हम मसल्स रिलैक्स होगी, इसका मतलब ये है कि वहां पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ मसल टोन। इसका मतलब ये है कि आरईएम स्लीप में ये तीनों चीजें तो पाई जाती है, मतलब ये तीनों जो है एक्टिविटीज आरईएम स्लीप से रिलेटेड है नहीं तो क्या नहीं है? वो हमारा है फर्स्ट ऑप्शन। यहां पे लिखा हुआ है इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। एक्टिविटी इंक्रीज तो होती है पर सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है, न कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि ये आरईएम स्लीप से रिलेटेड नहीं है, यानी कि यही हमारा क्या है? सही आंसर है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि आरईएम स्लीप में सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। यहां पे लिखा हुआ है पैरासिम्पैथेटिक, यानी कि ये एक्टिविटी जो है वो आरईएम स्लीप से रिलेटेड नहीं है। क्लियर? दूसरा आपने ये ध्यान रखना है कि आरईएम स्लीप में जो है वो ड्रीम्स अकर होते हैं। डीपेस्ट स्लीप अगर पूछा जाए कि सबसे गहरी नींद आती है तब ड्रीम्स नहीं आती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और डीपेस्ट स्लीप जो है वो कौन सी स्टेज में आती है? तो हम कहेंगे एनआरईएम, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज होती है, थर्ड और फोर्थ। उसमें जो है वो डीपेस्ट स्लीप जो है वो अकर होती है, जबकि ड्रीम्स आते हैं किसमें? आरईएम स्लीप में। क्लियर? चलिए
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following personality disorder is least likely to be considered as a differential diagnostic to schizophrenia? क्वेश्चन ये कह रहा है कि लीस्ट यानी कि इन ऑप्शन में से सबसे कम जो है वो रिलेटेड होगा किससे, सिजोफ्रेनिया से, और पूछा किसके बारे में जा रहा है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो देखिए सबसे पहले इजी तरीके से करते हैं कि हम ये देखते हैं कि ऑप्शन है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सिजोटाइपल एंड सिजोइड। तो अगर हम ये देखें कि पैरानोइड, सिजोटाइपल और सिजोइड ये तीनों जो है सिजोफ्रेनिया की जो डिजीज कंडीशन है उससे मिलते जुलते क्या है, शब्द है। तो जाहिर सी बात है सिजोफ्रेनिया जैसी कुछ ना कुछ चीज तो इनमें मिलती ही होगी। तो जाहिर सी बात है ये तीनों तो सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड होंगे। होगा तो कौन सा नहीं होगा, ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें इंडिविजुअल क्या होता है, हाईली पंचुअल होता है, उसमें नॉन रिजिड उसका बिहेवियर पाया जाता है, मतलब हाईली पंचुअल होता है, जो काम जैसे होना चाहिए वैसे ही करना होता है, जिस टाइम पे होना चाहिए उसी टाइम पे करना होता है। तो वो पर्सनालिटी कैसी होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्लियर। अब हम इसको ये तो हमने इजी वे में समझ लिया कि ये हमारा आंसर होगा। बाकी अगर हम दूसरे तरीके से समझें तो वो भी देख लीजिए कि पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें क्या पाई जाती है, सस्पिशियसनेस पाई जाती है। इंडिविजुअल जो क्या होता है, मिसट्रस्ट, परवेसिव मिसट्रस्ट जो होता है वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। बाकी बात करें सीजोटाइपल, मतलब सीजोटाइपल सीजोफ्रेनिया के जैसा, तो हम ये देखें कि सीजोटाइपल में क्या होता है, सीजोफ्रेनिया जैसे ही जो है सिम्टम्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ किसमें, सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भी सीजोफ्रेनिया के जैसे हम ये कहें कि सोशल विड्रावल या जो है फीचर्स जो है वो पाए जाते हैं। तो हमारे को पता है कि यहाँ पे ये तीनों तो जो किससे हैं, रिलेटेड हैं, सीजोफ्रेनिया से है, नहीं तो कौन सा नहीं है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A 30-year-old woman mentioned that she saw the face of God। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। A 30-year-old woman mentioned that, वो कह रही है कि she saw the face of God appear on the tree trunk। पेड़ के तने पर उसको क्या दिखाई दे रहे हैं, भगवान का फेस दिखाई दे रहा है, मतलब भगवान दिखाई दे रहे हैं। ऑफ ए पर्टिकुलर ट्री, और वो भी किस पे, एक पर्टिकुलर ट्री पे, नियर हर अपार्टमेंट, उसके घर के पास में। शी कैन सी द फेस ऑफ गॉड एवरी टाइम व्हेन शी वॉक पास्ट दैट ट्री। जब भी वो उस पेड़ के पास से निकलती है तब उसको वो फेस जो है वो दिखाई देता है, बट नॉट ऑन द अदर ट्रीज। पर वो केवल उसी पर्टिकुलर पेड़ पे दिखाई देता है और किसी पेड़ पे वो दिखाई नहीं देता। दिस फिनोमिना इज नोन एज, ये फिनोमिना जो है वो क्या कहलाएगा, ठीक है, क्या वो डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस है, क्या फैंटेसी है, क्या इल्यूजन है, या फिर विजुअल हेलुसिनेशन है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि यहां पे जाहिर सी बात है कि उसको दिख रहा है, यानी कि स्टिमुलेशन यानी कि परसेप्शन से रिलेटेड है। तो ये जाहिर सी बात है हमारे से क्या पूछ रहा है, परसेप्शन डिसऑर्डर ही पूछ रहा है, ठीक है। परसेप्शन डिसऑर्डर हम जानते हैं दो तरह के होते हैं, एक इल्यूजन होता है और दूसरा क्या होता है, हेलुसिनेशन। क्लियर। इन दोनों में हमने डिफरेंशिएट कैसे किया था, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का सबसे अच्छा तरीका है ऑब्जेक्ट और स्टिमुलाई के आधार पर हम क्या कर लेते हैं, इनको क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि जिसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रेजेंट होगा, वो तो क्या कहलाएगा, इल्यूजन कहलाएगा, और जिसमें ऑब्जेक्ट और स्टिमुलाई क्या होगी, एब्सेंट होगी, वो क्या कहलाएगा, हेलुसिनेशन कहलाएगा। इसलिए हेलुसिनेशन को क्या कहा जाता है, फॉल्स परसेप्शन। और इल्यूजन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, मतलब कोई वस्तु वहां पे है पर आप उसको मिस इंटरप्रिटेट कर रहे हो, आप उसको गलत समझ रहे हो, तो वो चीज क्या होती है, इल्यूजन। अब हम ये देखते हैं कि इसमें क्या होगा कि यहाँ पे उसको पेड़ के तने पर भगवान दिखाई दे रहे हैं और पर्टिकुलर एक ही पेड़ पे और पेड़ पे वो उसको दिखाई नहीं दे रहे। तो जाहिर सी बात है बहुत से जो है हमारे दिमाग में ये भी आएगा कि ये ऑप्शन भी हो सकता है कि हो सकता है उसको विजुअल हेलुसिनेशन हो रहा हो। पर यहाँ पे समझने की बात यह है कि उसको पेड़ के तने पर भगवान दिखाई दे रहे हैं, पेड़ के तने पर, मतलब पेड़ के तने पे कोई जो है वो आकृति बनी हुई होगी पर उसको लग कैसी रही है, भगवान के फेस जैसी, यानी कि वहां पे ऑब्जेक्ट या स्टिमुलाई जो क्या है प्रेजेंट है।
और वो उसको क्या कर रही है, मिस इंटरप्रिटेट कर रही है, यानी कि वो उसको जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इल्यूजन हो रहा है। विजुअल एलिजिनेशन हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये देखेंगे कि विजुअल एलिजिनेशन में क्या होता है, अगर विजुअल एलिजिनेशन होगा तो वहां कोई पेड़ नहीं होगा, कोई पेड़ का तना नहीं होगा, फिर भी उसको दिखाई देंगे, तो वो चीज क्या कहलाएगी, विजुअल एलिजिनेशन। जबकि हम ये देख रहे हैं कि वहां पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है और वो लेडी उसको क्या कर रही है, मिस इंटरप्रिटेट कर रही है, तो वो चीज क्या कहलाएगी, आपकी इल्यूजन। बाकी ऑप्शन जो है इस कंडीशन से रिलेटेड नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, इल्यूजन। क्लियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है हम इस बेसिक तरीके से कर रहे हैं ताकि जो है हमारा कंसेप्ट क्या हो सके, और भी अच्छा क्लियर हो सके, और एग्जाम में हम जो है हमारे माइंड में ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, इसी तरह से आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम लाते रहेंगे इसी, और आगे भी हमारी मुलाकात होती रहेगी। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी क्वेश्चंस के साथ में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।